नमस्कार छात्रों, आज आप पढ़ेंगे हिंदी विषय के अंतर्गत विसर्ग प्रकरण। आज का टॉपिक है विसर्ग। तो सबसे पहले आप विसर्ग जान लीजिए, विसर्ग है क्या। अभी तक आपने इन बिंदुओं को पढ़ा हुआ है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हों कि इन्हें क्या कहते हैं ये न जानते हों, सिर्फ इतना जानते हों कि ये अंग के बाद आहा जो वर्ण आता है, उस आहा वर्ण के आगे लगने वाले बिंदु हैं, इस नाम से आप जानते हों। अच्छा, इन्हीं बिंदुओं को, अगर आप इनसे परिचित हैं, इन बिंदुओं से, तो इन्हीं बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है। इन्हीं बिंदुओं को आप विसर्ग के नाम से जानेंगे, या इन्हीं कह सकते हैं कि इन्हीं बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है। तो मैं ये भी बता दूं कि हिंदी की जब आप वर्णमाला पढ़ते हैं, देवनागरी लिपि को जब आप पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि वर्ण जो है वो दो कैटेगरी में बांट दिए गए हैं। एक तो स्वर वर्ण है और स्वर के बाद में व्यंजन वर्ण हैं। आ से लेकर औ तक के वर्ण मैं पढ़ देता हूँ। छोटा, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिर, ए, ओ, औ। यहाँ तक के जो वर्ण हैं, अर्थात यह जो 11 वर्ण हैं, और ये 11 वर्ण जो हैं वो सब स्वर हैं। इसके बाद में 2 वर्ण बच जाते हैं जो इस प्रकार से हैं, मैं लिख के बता देता हूँ। एक है अंग, इसे अंग कहते हैं, और आपने पढ़ा होगा अंग से अंगूर। इसी प्रकार से एक दूसरा वर्ण है और इसे आहा कहते हैं। आहा खाली पढ़ा है, चूँकि आहा से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता है, इसलिए आहा को खाली कहा जाता है। तो अंग और आहा, ये जो 2 वर्ण हैं, ये जो वर्ण हैं वो न तो स्वर माने गए हैं और ना ही ये व्यंजन माने गए हैं। तो ये स्वर न तो स्वर हैं न ही व्यंजन हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा गया है। इन वर्णों को कहा गया है अयोगवाह। तो अंग और आहा जो हैं ये अयोगवाह अक्षर हैं, जिनमें से हमने आपको अंग पढ़ा दिया है। अंग के बिंदु को अनुस्वार कहते हैं और अनुस्वार को हमने आपको विस्तृत पढ़ा दिया है। अब आहा के बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं, इसलिए आप आज विसर्ग का ज्ञान प्राप्त करेंगे। देखिए विसर्ग की परिभाषा, विसर्ग है क्या। तो लिखा है कि वर्ण के अंत में 2 बिंदुओं के, इस प्रकार के 2 बिंदुओं के रूप में लिखा जाने वाला चिन्ह विसर्ग कहलाता है। इसका उच्चारण स्थान कंठ है। यह बात आप विशेष रूप से याद रखें कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। एक सूत्र है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अर्थात क वर्ण के सभी, क वर्ग के सभी अक्षर, आ और हा तथा विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इस प्रकार से विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, अर्थात इसे गले से उच्चरित किया जाता है। जब आप विसर्ग बोलेंगे तो जो ध्वनि है वो गले से उत्पन्न होनी चाहिए। और इस विसर्ग को बोलने में कुछ इस तरह से बोलते हैं कि जो स्वर, जो आवाज़, जो ध्वनि ह बोलते हुए निकलती है, ह वर्ण को बोलते हुए निकलती है, वही इस विसर्ग को बोलते हुए निकलती है। स्वर रहित ह को जब बोलेंगे तब वही उच्चारण जो है इस विसर्ग का है।
कुछ शब्द मैंने जो जिनके साथ विसर्ग का प्रयोग होता है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ताकि आप विसर्ग के उच्चारण से परिचित हों और विसर्ग युक्त, हिंदी भाषा में जो विसर्ग युक्त शब्द हैं उनसे भी परिचित हों। देखिए, हिंदी भाषा में जो विसर्ग वाले शब्द हैं वो बहुत कम होते हैं, चूँकि ये मूलतः संस्कृत में विसर्ग का संस्कृत में प्रयोग होता था। लेकिन हिंदी में भी जिन शब्दों को संस्कृत से हिंदी में ज्यों का त्यों ले लिया गया है, ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया गया है, उनके अंत में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे अब विसर्ग लग जाएगा वर्ण पर, तब वर्ण को उच्चरित कैसे करेंगे यह आप यहाँ से सीखेंगे। तो वैसे तो आप इसे अत पढ़ते, आ और ता अत है, लेकिन जब विसर्ग लग गया तब इसे आप पढ़ेंगे अतः। उसी प्रकार इसे आप पढ़ेंगे प्रातः, इसे पढ़ेंगे आप प्रायः, इसे आप पढ़ेंगे मूलतः, इसे आप पढ़ेंगे अंततः, इसे आप पढ़ेंगे वस्तुतः, इसे आप पढ़ेंगे परिणामतः, इसे आप पढ़ेंगे स्वतः, इसे आप पढ़ेंगे अक्षरशः, इसे आप पढ़ेंगे संभवतः, इसे आप पढ़ेंगे क्रमशः, इसे आप पढ़ेंगे पूर्णतः, इसे आप पढ़ेंगे नियमतः, इसे आप पढ़ेंगे स्वभावतः, इसे आप पढ़ेंगे समग्रतः, इसे आप पढ़ेंगे अंशतः, इसे आप पढ़ेंगे मनसः। अर्थात जब किसी अक्षर के अंत में विसर्ग का प्रयोग कर दिया जाता है तब इस विसर्ग को उच्चरित करने के लिए हमें इसकी जगह ह वर्ण बोलना पड़ता है। जैसे मन से मनसः, स्वभाव से स्वभावतः। अगर हम यहाँ पर ह का उच्चारण करते हैं तो भी ये प्रश्न उठता है, क्या यहाँ पर हम हा लिख भी सकते हैं, विसर्ग ना लिखें और हा लिखते हैं तो क्या शुद्ध रहेगा वह शब्द या अशुद्ध हो जाएगा? तो इसका आंसर है, इसका उत्तर है कि अगर आपने जिन शब्दों के साथ विसर्ग प्रयोग होता है इस प्रकार से, उनके साथ में अगर आपने हा का प्रयोग कर दिया तो वह 100% अशुद्ध माना जाएगा। इसलिए विसर्ग के स्थान पर आप विसर्ग का ही प्रयोग करेंगे। विसर्ग को कहाँ पर लिखेंगे, कहाँ पर आप नहीं लिखेंगे, यह जानने के लिए मैंने यहाँ पर नोट लिखा हुआ है। थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन है उसे इस नोट के द्वारा दूर करने का हमने प्रयास किया है। देखिए, हिंदी भाषा में विसर्ग सदैव शब्दांत में ही प्रयोग किया जाता है। अर्थात हिंदी भाषा में जो विसर्ग है वो हमेशा शब्द के अंत में प्रयोग किया जाता है। ये नियम है, जब भी प्रयोग करेंगे विसर्ग तो शब्द के अंत में पढ़ेंगे, वो शब्द के अंत में प्रयोग करेंगे। लेकिन संस्कृत के जिन शब्दों को हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया गया है उन शब्दों के मध्य में भी विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो आप विसर्ग का प्रयोग किसी शब्द के अंत में ही करेंगे, जैसे यहाँ पर शब्दों को हमने लिखकर बताया और पढ़कर बताया, ऐसे शब्दों के अंत में करेंगे। लेकिन संस्कृत भाषा से जिन शब्दों को हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया गया है उन शब्दों के मध्य में भी विसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं और करेंगे तभी शुद्ध माना जाएगा। जो शब्द बहुत थोड़े हैं, अपवाद स्वरूप हैं, ये तो थोड़े से शब्द हैं। यहाँ पर मैंने 1-2 शब्द जो ज़्यादा प्रयोग में आते हैं वो हमने लिख दिए हैं। तो देखिए आप अंतःकरण, अब अंतःकरण लिखेंगे तो आपको यहाँ पर विसर्ग लिखने ही पड़ेंगे। अगर आप विसर्ग नहीं लिखेंगे तो अंतःकरण शब्द गलत हो जाएगा। हाँ भी आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप जब प्रातः काल पढ़ेंगे तब प्रातः काल जब लिखेंगे तो प्रातः काल लिखने के लिए प्रातः के बाद आपको विसर्ग लगाने ही पड़ेंगे। इसी प्रकार जब आप अंतःपुर लिखेंगे तो अंतःपुर लिखने के लिए आपको ता के पश्चात विसर्ग लगाने ही पड़ेंगे।
लेकिन जब आप दुख लिखेंगे तब दुख के बाद में संस्कृत में इस प्रकार से दुख शब्द लिखने में बीच में विसर्ग का प्रयोग किया जाता था, लेकिन हिंदी में ये प्रयोग गलत है। अतः हमें दुख हिंदी में इस प्रकार से ही लिखना चाहिए। एक शब्द और है जिसके लिए विवाद है और वो शब्द है छह। छह जो है, छह का मतलब 6 अंक है, तो छ को आप विसर्ग लगाकर ऐसे भी लिख सकते हैं और छ को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही शब्द व्याकरण की दृष्टि से सही माने गए हैं। तो मैं समझता हूँ आपको विसर्ग की जानकारी मिल गई है, इसलिए तब तक के लिए आप अगले टॉपिक का इंतज़ार करें और कल फिर हम एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।